प्राण विशिष्ट सिद्धांत है। एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, इसी की उद्घोषणा कर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और समय बदलने के पश्चात इसी को दूसरे रूप में नाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद, सर्वपंथ समभाव, स्वस्थ लोकतंत्र, शोषण मुक्त समता युक्त समाज की स्थापना, नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीति और सबके मूल में एकात्म मानववाद का दर्शन, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय के संगठन के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सिद्धांत एक एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप, लेकिन उसको मूर्त रूप जो प्रदान करता है, भौतिक रूप प्रदान करता है, जिसको कलेवर कहते हैं, शरीर कहते हैं, वो संगठन होता है। तो हम लोग ऐसे हैं जिसका प्राण तत्व ही राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद है, जिसका प्राण तत्व ही भारतीय संस्कृति है, जिसका प्राण तत्व ही वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष कराने वाली ऋषि महर्षियों की उक्ति है। तुम चाहे पूरा का पूरा आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम अपने भारत के सवा अरब लोगों से सहयोग प्राप्त करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार पर अपनी आर्थिक शक्ति विकसित करेंगे। पहली बार दुनिया में लगा, जो अप्रवासी भारतीय थे, पहली बार उनको लगा हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने दुनिया के अंदर रहने वाले अप्रवासियों के दिल को जीत लिया। और उन्होंने कहा, अटल जी चिंता मत करो, जितना ये सहयोग करते थे इसका दुगना हम लोग आपको देंगे। और दिया लोगों ने, दुनिया के अंदर एक अमिट छाप डाली थी। दुनिया के अंदर दिखाया था कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम का, जिसके व्यक्तित्व के अंदर ये सारी चीजें आत्मसात हैं, उसने एक जबरदस्त परिचय दिया है। ये हमारा मिशन है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, इस मिशन के आधार पर हम काम करते हैं। क्योंकि हम लोग उसी हिसाब से, हम भी संघ के प्रचारक रहे, यही सोच कर प्रचारक बने थे। तो पढ़ाई करने के बाद हम भी कहें हमें हो गया था, वो तो उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक मिशन था क्या हम कुछ कर सके। और इससे जो संगठन का आदेश, संगठन के नेतृत्व का निर्देश होता है, उसको मैं मान के चलता हूं कि उस मिशन की पूर्ति की दिशा में ये आदेश है, इसको पूरा करना हमारा दायित्व है। इसी व्यापक मिशन के कारण देवरिया हमारा लोकसभा की दृष्टि से चुनाव लड़ने की मानसिकता न होने के बावजूद भी, हम तो पता भी नहीं था देवरिया में हमें लोकसभा लड़ने के लिए भेजा जाएगा। हमारे नेतृत्व को अनुभव हुआ कि देवरिया एक अच्छा स्थान है। देवरिया के लोग सहज रूप से देशभक्त और राष्ट्रभक्त हैं। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसका जो मूल रूप है उसको लोग समझते हैं, लेकिन उसको समायोजित करने की आवश्यकता है, समीकृत करने की आवश्यकता है। और इसलिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति को भेजा गया कि सबको जोड़ सके, तो देवरिया से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का
एक सशक्त सांसद उभर करके आ सकता है। शायद इसी मनोभावना से प्रेरित होकर हमारे नेतृत्व ने पूछा नहीं कि आप लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो। ये भी नहीं कहा कि देवरिया हम चाहते हैं कि तुम जाओ चुनाव लड़ो, तुम्हारी क्या राय है। हमने तो कहा था ठीक है, हमें कानपुर की बात थी, हमने कहा हम प्रदेश का दौरा करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको जाना है, मत चुनाव लड़ना है। उस निर्देश पर आपके बीच में एक कार्यकर्ता के नाते मिशन की पूर्ति के लिए आया हूं। मैं एक कार्यकर्ता हूं, उम्मीदवार नहीं। ये हम सब लोग, ये जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। हम सब लोग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा चुनौती भरी स्थिति बन गई है। चारों तरफ से चौतरफा हमला हो रहा है, सांस्कृतिक हमला अलग प्रकार से, भौगोलिक एकता को भंग करने की साजिश चल रही है, सीमा अतिक्रमण हो रहा है, चाहे पाकिस्तान से चाहे चाइना से, सब गुर्रा रहे हैं। हम शांत हैं। आर्थिक अराजकता की भिन्न स्थिति है, उत्पादन की कमी नहीं है, आयात भी किए जा रहे हैं, सामान की कमी नहीं, लेकिन महंगाई बढ़ रही, चीजें मिल नहीं रही है। तो मांग और आपूर्ति, इसका जो समुचित तौर पर प्रबंधन होना चाहिए, उसका पूरे तौर पर अभाव इसलिए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, घोटाला चरम सीमा पर, घोटाला, भ्रष्टाचार, कुशासन, आतंकवाद को प्रोत्साहन, आंतरिक सुरक्षा को खतरा। अपने देश में जो राष्ट्रवाद को लेकर अपने जीवन सर्वस्व को न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं, ऐसे लोगों के बीच में भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, इस तरह की भाषा का प्रयोग करके देश को बांटने की साजिश इस शासन की तरफ से हो रही है। मैं आरोप लगाता हूं, शासन की तरफ से हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर के दंगे शासन की तरफ से प्रायोजित हैं। चाहे मुजफ्फर का हम उसे बता सकते हैं, घटनाओं से ही बता सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति, सिमी, आईएसआई, उनको बचाने की कोशिश हो रही है। जेल में बंद आतंकवादी, उनको छोड़ने का कुचक्र रचा जा रहा है। इसे कौन रोक सकता है? कांग्रेस नहीं रोक सकती, समाजवादी पार्टी नहीं रोक सकती, बहुजन समाज पार्टी के नेता का तो कोई विजन ही नहीं है, रोकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। कौन रोकेगा? एक में एक और भारतीय जनता पार्टी बचती है जो इन प्रकार की हरकतों को रोक सकती है, क्योंकि उसका मिशन है राष्ट्रवाद का, उसका मिशन है राष्ट्रीय एकता का, उसका मिशन है राष्ट्रीय एकात्मता का, उसका मिशन है सामाजिक समता और समरसता का। इस व्यापक विशाल मिशन के कारण कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ये 2014 का चुनाव भविष्य के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट के रूप में, इसको इस गंभीरता से हमें लेने की जरूरत है। आम जनता ने शायद हमसे और आपसे ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषण बड़ा ठीक से किया है। गांव के लोग वो भी चर्चा करते हैं, भाई ये हुकूमत रहेगी तो ये हम लोगों को मरवा डालेंगे सब, ये हुकूमत रहेगी तो महंगाई की मार से त्रस्त कर डालेंगे सब। अनेक प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसको इस तरीके से मैं नहीं बोल सकता भाषण में। और जब आम आदमी ने महसूस किया, तो आम आदमी महसूस कर रहा है आखिर कौन ठीक कर सकता है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जब लोग ढूंढ रहे हैं, जनता ढूंढ रही है कौन विकल्प हो सकता है, तो जनता के ढूंढने के क्रम में पता नहीं कहां से चमत्कारिक तौर पर एक नाम ऐसा आ गया जो नाम
नमो नमो के रूप से नहीं जाना रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम से जाने लगा है, एक चमत्कारिक रूप से। आप जितना कह रही है, अरे नरेंद्र मोदी को एक बार लाइए साहब, चाहे किसी का भी मतदाता होगा, चाहे बहुजन समाज पार्टी का मतदाता हो, चाहे राष्ट्र समाजवादी पार्टी का हो, उनके बीच में जाए, इस बार तो भैया हम लोग मोदी को देना चाहते हैं। अब पता नहीं मोदी को जानते भी नहीं है, लेकिन उनको लगा कि मोदी के ऊपर इतने हमले हुए, सभी लोग गाली दे रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कहा। अमेरिका उनको कहता हम वीजा नहीं देंगे। दुनिया के कई देश कहते हैं कि नहीं, उन्होंने तो बड़ा सांप्रदायिक भयंकर रूप स्थापित किया है दुनिया में। और हमारे यहां के लोग जो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनके द्वारा लगातार लांछित किया गया। मोदी ने इसकी चिंता नहीं की। जब वो मुख्यमंत्री बने, उसी से भुज का भूकंप आया, प्राकृतिक आपदा से भिड़े, और जब गुजरा कांड आ गया, यह भी एक भयंकर आपदा थी। दोनों आपदा का दृढ़तापूर्वक धैर्य के साथ, प्रामाणिकता के सहित उन्होंने गुजरात के विकास के लिए बिना किसी की चिंता किए हुए जो भी संसाधन उनके पास मौजूद था, उस संसाधन के आधार पर बड़ा व्यापक तौर पर काम किया। और परिणाम यह हुआ कि जो उस समय 5,000 6,000 मेगावाट की बिजली मिलती थी, आज 16,000 मेगावाट बिजली वहां पैदा हो रही है, और 2400 घंटे सभी गांव में बिजली मिल रही है। 2400 घंटे बिजली मिल रही है। जो उस समय वहां का कृषि विकास दर 5% था, 5 या 3% से भी कम था, वो आज जाकर 15% हो गया है। जहां पानी में तो सन 72-73 से वहां चुनाव लड़ाने जाता था गुजरात में, देखता था कड़ी के पास एक कड़ी स्थान है, वहां जैसे गया में आप लोग जाते हैं पितृदान करने के लिए, वैसे कड़ी में मातृदान करने के लिए लोग जाते हैं। सरस्वती नदी वहां, लेकिन सरस्वती सूख गई, जैसे प्रयाग में अस्तित्व नहीं था। लोग कहते थे कि ये नदी थी, पानी नहीं। उस सरस्वती को अस्तित्व में लाकर नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि अगर पॉलिटिकल विल पावर है तो कुछ भी कर सकते हैं। आज उस सरस्वती नदी में प्रवाह चल रहा है। नर्मदा का पानी, रिवर कनेक्टिविटी को साकार करने वाले, अटल जी के सपनों को साकार करने वाले नरेंद्र मोदी ने कई नदियों को जोड़कर उन नदियों में पानी लगातार प्रवाहित हो रहा है। चाहे साबरमती हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे और भी नदियां हैं, पानी प्रवाहित हो रहा है। जनता को लगा कि ऐसा ही नेतृत्व चाहिए, जो हिम्मत और साहस वाला, जो किसी की चिंता किए बगैर विकास के प्रक्रिया में लगा हुआ हो, जो सुशासन दे सकता है, जिसके राज्य में, जिसके डिक्शनरी में कुशासन नाम की चीज नहीं है। ये गांव की जनता को कहां से लगने लगा पता नहीं। ये गांव की जनता की स्वीकारता नरेंद्र मोदी है, और गांव की जनता की स्वीकारता नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी को मजबूर किए कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो। इस जनता के दबाव के कारण हमारी पार्टी ने भी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पहले ही नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया। मित्र, चुनौती जबरदस्त है, जनता का अनुकूल माहौल है, अपने पक्ष में ले आने का, और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें एक साथ अगर मिल गई और हमारे मिशन का तकाजा है, इसलिए एक क्षण भी इसमें लापरवाही बरती गई तो पीढ़ी आने वाली माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। जिसके अंदर किंचित भी, रंच मात्र भी देशभक्ति का भाव है, उसको कूद पड़ना चाहिए कि 2014 का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से जो होने वाला है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हथियार के रूप में
उपयोग करते हुए हम इस सत्ता को बदल देंगे और हिंदुस्तान के स्वरूप को इस तरीके से प्रतिष्ठित करेंगे, आने वाले काल में फिर से विश्व गुरु के सिंहासन में बैठने में सफल हो सकेगा। यह हमको तय करना है, हमको और आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लड़ाई हमारी बूथ पर होती है। यह लड़ाई लोकतंत्र की लड़ाई बूथ पर होती है। बूथ प्रमुख गायब, कैसे होगी लड़ाई? अध्यक्ष जी, कैसे होगी लड़ाई? ना ना ना, हम ठीक है, जो देवरिया के बड़े जागरूक कार्यकर्ता है, मैं मानता हूं, लेकिन तैयारी नहीं है। बूथ की लड़ाई कैसे होगी? हमें बूथ पर संघर्ष करना है और बूथ पर ऐसे कार्यकर्ता को तैयार करना पड़ेगा। एक एक मतदाता से संपर्क करे। कल राज मिश्रा को नहीं जिताना है। हमारा भी उम्मीदवार कमल का फूल है, आपका भी उम्मीदवार कमल का फूल है, इनका भी उम्मीदवार कमल का फूल है, नरेंद्र मोदी का भी उम्मीदवार कमल का फूल है। हमें कमल के फूल को जिताना है। कमल का फूल जीत जाएगा, आप भी जीत जाएंगे, ये भी जीत जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी जीत जाएंगे। ये कलराज मिश्रा और किसी का प्रश्न नहीं है, ये व्यक्ति का सवाल नहीं है। हमने प्रारंभ में कहा, हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य है, उसका प्रश्न है। इसे मन के अंदर किंचित भी भेद विभेद मत रखिए। कहीं से किसी भी तरीके से मन के अंदर किंचित कमजोरी अगर पैदा होती है तो अपने देशभक्ति के भाव से उसे उखाड़ फेंकिए। इसलिए हम जहां हैं, जिसको जिम्मेदारी है जिम्मेदारी के साथ लगे, जिसके पास जिम्मेदारी नहीं है वो भी महसूस करके हमारा ये बूथ पड़ता है, हमें ये काम करना है। कोई भी कार्यकर्ता जिम्मेदारी से मुक्त नहीं है। कार्यकर्ता ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, राष्ट्र की सोच ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, देशभक्ति की सोच ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसलिए उस सोच के आधार पर स्वयं अपनी जिम्मेदारी का निर्धारण करें कि हमें जहां भी हैं, हम जागरूक लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है, अपने अपने क्षेत्र में बगैर बताए हुए अपने बूथ पे पड़ने वाले मतदाताओं से जो भी हमारे पास सीमित समय है, समय का उपयोग करते हुए हम संपर्क स्थापित करेंगे, वर्तमान चुनौती का एहसास कराने का प्रयत्न करेंगे और प्रयत्न करते हुए आने वाले लोकतंत्र के जिस दिन चुनाव होगा, इस लोकतंत्र के हथियार का उपयोग करके दुष्ट सत्तारूढ़ लोगों का किनारे लगा देंगे। यह स्थिति आपको निर्माण करनी पड़ेगी। और इसे सबकी जिम्मेदारी मित्रों, मैं आपके बीच में ही कहने आया हूं, आपके पीछे मैं रहूंगा। मुझे समय शायद एक एक से संपर्क करने का ना मिले। मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी स्थानों में हुआ हूं। विधानसभा में तो हो आया, मंडलों में भी हो आया, मंडलों के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से भी इसी ढंग से रूबरू भी हुआ, ताकि गांव का कार्यकर्ता ये न कहे कि कौन कलराज मिश्रा हम तो जन्म नहीं करते, वोट किसको देंगे, काम किसके लिए करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। यह प्रक्रिया पूरी हो गई। अब तो हमें व्यापक तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने साथ लोगों को जोड़कर अधिकाधिक संपर्क स्थापित करते हुए बड़ी टोली बनाकर एक ऐसा हुजूम बनाइए कि लोकसभा के चुनाव को विजय प्राप्त कराने के लिए देवरिया के कार्यकर्ता, देवरिया के लोग झुंड बनाकर जहां जा रहे हैं, मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, यही लगातार माहौल बने। और ये माहौल आपने बना दिया तो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़े प्रतिशत में मतदान होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे नौजवान दोस्त हैं, माताएं बहनें हैं, मैं चाहूंगा इनका भी अलग अलग टोली बने। अभी रीतावली जी से उस दिन बात हो रही थी, आप सब लोग हैं, आप लोग बनाइए टोली, बनाइए, आप सब लोग टोली बनाइए, महिलाओं के बीच में भी
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बराबर मिलते ही रहिए, लेकिन कोई समय निश्चित करके घर में जाइए, नौजवानों की टोली मिले, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ये लोग भी लगे, सब अपने आप स्वयं में प्रेरित होकर, कोई आपको प्रेरित करने के लिए जाए कोई जरूरी नहीं है, स्वयं में प्रेरित होकर ये मेरा काम है, ये अनुभव करके, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अनुभव करके आप लगे, मैं विश्वास साथ कह सकता हूं एक तरफा स्वरूप निर्माण होगा। जनता आपको ढूंढ रही है, जनता शायद हमसे आगे चल रही है, हम जनता के साथ हम आगे बढ़कर कहें कि नहीं, हम तुम्हारा नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। देवरिया नगर के सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, मैं यही आपसे प्रार्थना करने आया हूं। वास्तव में मैं विषय छूना नहीं चाहता था, लेकिन जन्मेजय सिंह जी कह रहे हैं इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। कल जनरल प्रकाश मणि जी, उनका मेरे पास टेलीफोन आया परसों कि कलराज जी मैं आपके साथ आना चाहता हूं, कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा कि भाई हमारा एक कार्यक्रम है और वहाँ अगर आप आ सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं उनकी मानता ही मानता हूँ, उनको शायद अनुभव हुआ होगा कि जिस मिशन को लेकर ये सब काम कर रहे हैं वही मिशन लेकर हम भी काम कर रहे थे। ये बीच में हो गई होगी, स्वाभाविक रूप से होता है, मैं उसको अस्वाभाविक नहीं मानता हूं, लेकिन विचार करने के पश्चात उनको अनुभव हुआ होगा कि हमें कलराज जी के साथ जाना चाहिए, घूमना चाहिए। मेरे संबंध भी उनसे बहुत पुराने, श्री बाबू को तो मैंने ही आग्रह करके टिकट दिया था, ये सब थी चीजें। वो आए, कल उन्होंने भाषण भी किया, बैतालपुर में भी, बखरा में भी भाषण किया, और भी मुझसे कहा कि और भी हम तय कर लेते हैं, वहाँ भी चलेंगे, आगे भी चलेंगे। मैं समझता हूँ और लोगों को भी ऐसा विचार करके आना चाहिए, बड़ा अच्छा हो जाएगा। हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं, हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, सब हमारे हैं। व्यवहार भेद तो होते हैं, स्वभाव भेद भी होते हैं, लेकिन स्वभाव भेद, व्यवहार भेद, उसको उसका सामंजस्य बैठा कर काम जब चलता है तो वही संगठन कहलाता है। और व्यवहार भेद और स्वभाव भेद उस समय समाप्त हो जाता है जब एक ही उद्देश्य को लेकर समूह काम करता है। मैं समझता हूं इसी सोच के आधार पर हम सब लोग काम करें तो प्रभावी विजय प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतने यही आग्रह आप सब लोगों से करना था, मैंने किया, आप इसको जरूर करेंगे। जहां तक मेरे व्यक्तिगत रहने होने का प्रश्न है, मैं देवरिया में बहुत रहा हूं, 19 महीने जेल में भी रहा हूं, उसके पहले भी रहा हूं। हाँ, ये बात सही है, जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती गई तो मुझे बाहर ही रहना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी मिली, प्रदेश की जिम्मेदारी मिली, 10 वर्ष 11 वर्ष में प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ, 11 वर्ष महामंत्री भी रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा का पूरे हिंदुस्तान पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष में ही था। तो वो जिम्मेदारी मिलती गई, इसलिए इधर आना कम हो गया। आज मैं आपके बीच में फिर से आ गया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से आपके प्रतिनिधि के रूप में आपने एक कमल को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रतीक के रूप में अगर भेज दिया तो वो कमल आपके बीच में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इतना मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं। और मैं इतनी बात कह के अब हमारे बीच के सब लोग, मुझे स्मरण होता है पंडित परशुराम तिवारी जी, राजेंद्र किशोर शाही जी, रविंद्र किशोर शाही जी, गिरिजा बर्नवाल जी, मुरली बाबू, ये सब लोग नहीं है आज हमारे बीच। दुर्गा, हाँ, ये सब लोग नहीं है। दुर्गा जी बड़े, ये सब लोग थे, हमारे बीच में नहीं है। यहाँ आने के बाद स्वाभाविक से याद आता है, कुछ लोग हम लोग से अलग हो गए थे, जो भी कुछ कारण रहा होगा। मेरा नाम सुनते ही रामाशीष राय पहले व्यक्ति हैं, इनको शायद कांग्रेस से टिकट मिल रहा था, इनको बुलाया भी गया था। जब इन्होंने मेरा नाम सुना तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब तो हम जा रहे हैं।
हमसे इन्होंने कहा कि आप आइए, हम आ रहे हैं। रविंद्र जी को, जिनके ये यहाँ के विधायक दोनों में आपस में हो सकता है कि विधायक ना दे रहा होगा, लेकिन ये खुद और रविंद्र जी भी चाहते ही थे, ये दोनों मिलकर कि हम लोग फिर साथ में रहेंगे। तो ताकत बढ़ती जा रही है, ये ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में सबसे, आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि जो थोड़ी बहुत कोई बात मन के अंदर है उसको फेंक देना चाहिए। व्यापक लक्ष्य के लिए छोटी मोटी चीजों को वो कोई गणना नहीं होती है, और इसलिए उसको हटा देना चाहिए। स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रियाएं हुई होंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि अस्वाभाविक है, अब खत्म हो जानी चाहिए और साथ में मिलकर एकजुट होकर और लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो देवरिया एकजुट है, इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है। यही मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूं। इतनी ही बात कहकर आप लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।